Hello, good morning everybody. In 11th class, your unit is the chemical bonding. Yesterday you have discussed about the ionic compound. Today we have to discuss about the covalent compound. How a molecule is formed with the covalent bond. How the atom share together with their electron to form the chemical bond. So the covalent bond molecule, what are the different steps? The first of all, in the covalent molecule, to complete the octet by share. So here is the sharing of electron जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अर्थात ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए साझा करते हैं। तो साझे इलेक्ट्रॉन किसके बीच में होंगे? इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करके और परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा बन जाते हैं। यही आपका कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो साझा प्रवृत्ति के द्वारा अपने निकटतम अक्रिय गैस विन्यास को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें कि HCl है तो क्लोरीन का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को साझा करके और अपने क्लोरीन वाले जो आवर्त है उसमें जो आपके हीलियम नियॉन आर्गोन, तो आर्गोन का विन्यास जो है वो क्लोरीन प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से ये अक्रिय गैस विन्यास अपने अपने निकटतम वाले तत्व को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करते हैं। साझा करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे साझा युग्म, जैसे ये ए का इलेक्ट्रॉन है और ये एक बी का इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ने जो है ना वो साझा किया, तो साझा करने पर अब ये इस तरह से ये बन जाएगा ए बी मॉलिक्यूल। तो इसको हम बोलेंगे शेयर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे? शेयर्ड पेयर, अर्थात साझा युग्म इसको कहा जाएगा। तो साझा युग्म ये कहलाते हैं। ये साझा युग्म एक भी हो सकते हैं तो मोनोकोवेलेंट होगा, दो इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तो बाई कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, 3 करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि कितने इलेक्ट्रॉनों ने साझा किया है। ठीक है, ये साझा युग्म। अब समनाभिकीय साझा और विषम नाभिकीय साझा, देखिए 2 एग्जाम्पल है इनके। एक तो आपका समनाभिकीय, जैसे कि H2 का है, तो H2 का जो मॉलिक्यूल है ये H कर H, ये H2 का मॉलिक्यूल, इसको हम यहाँ पर ये समनाभिकीय है, इक्वो न्यूक्लियर, अर्थात इनके न्यूक्लियस एक जैसे हैं। तो ये जो साझा है वो इस प्रकार से बताया जाएगा, H ये साझा, तो ये कहलाएंगे आपका इक्वो मॉलिक्यूलर शेयर्ड वाले। और इसी तरह से एक ये HCl है, तो इसमें H और Cl बॉन्ड, तो यहाँ पे जो साझा है वो H और ये क्लोरीन का, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में। तो ये जो साझा बना है ये, क्योंकि दोनों के जो नाभिक है वो अलग अलग हो गए, हाइड्रोजन का नाभिक अलग, Cl का नाभिक अलग, तो ये हेट्रोन्यूक्लियस हो गए। ठीक है, तो होमोन्यूक्लियस और हेट्रोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल, इनको हम बोलेंगे होमोन्यूक्लियस, होमोन्यूक्लियर, और इनको बोलेंगे हेट्रोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। तो HCl BF3, ठीक है, ZnCl2, ये सब क्या है? ये हेट्रोन्यूक्लियर है। S2 O2 I2 Br2 Cl2 O2, ये सब क्या है? ये सभी जो है वो होमोन्यूक्लियर है। तो साझा जो है वो विषम परमाणु के बीच में भी होता है और सम परमाणु के बीच में भी होता है। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का जैसा आपको बताया कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड में नाइट्रोजन के अंदर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो H2 O2 और ये N2। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर क्या है, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बंधों की संख्या 2 हो गई, एक इसमें पाई बंद होता है, एक सिग्मा होता है, इसमें 2 पाई बंद हो जाएंगे और एक सिग्मा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड।
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोकोवेलेंट, डाइकोवेलेंट और ट्राइकोवेलेंट। 3 बंध बने हैं इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन से सजा हुआ है। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, कि एक साधारण जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ये किस प्रकार से बनता है, अर्थात इसमें साझा किस प्रकार से होता है। तो उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल से लेते हैं। यहाँ देखिए अणु में कुल सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी सहसंयोजी परमाणु के संयुक्ता कोश में इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके की जाती है। अब इसको एग्जाम्पल देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट होगा SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ये 6 इलेक्ट्रॉन खुद के सल्फर के और 3 ऑक्सीजन के, और तीनों के पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं आप कि सल्फर में वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सल्फर के 6, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 3, और एक ऑक्सीजन में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने 6। तो कुल इलेक्ट्रॉन मिलकर के इस पूरे मॉलिक्यूल में कितने हो गए 24। तो वैलेंस शेल के अंदर जो ना 24 इलेक्ट्रॉन अब आ गए हैं, ये इसका मतलब होता है। तो एक सिंपल मॉलिक्यूल में ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनको जोड़ करके फिर हम इसको बताएंगे। और ये जब 24 हैं तो ये क्या है कि आपके इवन नंबर में है, एक एक कक्षक में फिर इनका वापस रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु के उनके बाह्यतम कक्ष के कक्षक और सल्फर के बाह्यतम कक्ष के कक्षक मिलकर के सभी कक्षकों को जोड़ लीजिए और प्रत्येक कक्षक में फिर 2-2 इलेक्ट्रॉन को आप वितरित कर दीजिए। इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल बनता है। ऋण आयनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए प्रति ऋणावेश पर संयोजक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है। जब ऋण आयन की बात आती है तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव में क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने हैं 7 हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें आपने माइनस कितने 1 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। ऑक्सीजन -2, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ओरिजिनल ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में जो संयोजक कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, और 6 इलेक्ट्रॉन में आपने कितने जोड़ दिए 2, तो अब ये बन गए 8। ठीक है, तो ये जो ऋणावेश है ये इनके संयोजक कक्ष में इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बताई जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयोगी परमाणु में विद्युत ऋणता वाले परमाणु को केंद्र में रखा जाता है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है उसको सेंटर में रखें इलेक्ट्रोनेगेटिव को, और जो धन विद्युत तत्व हैं जिनकी विद्युत ऋणता कम है उसको उनके चारों ओर व्यवस्थित किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए PCl5, तो PCl5 है ये, तो PCl5 के अंदर क्या है कि फास्फोरस जो है वो आपके केंद्र के अंदर होगा, और ये फास्फोरस केंद्र में, और इसको केंद्र में रखे फिर Cl5 को 5 अलग अलग तरह से इस प्रकार से आप लिख दीजिए, ये Cl। अब इसके जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष के, ये 5 इलेक्ट्रॉन 3s2p3 फास्फोरस में, और क्लोरीन का हर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा, ये साझा हो गया। और ये क्लोरीन के, मैं एक क्लोरीन का बता रहा हूँ आपको, ये तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 और ये 7। तो अब ये क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए, और फास्फोरस के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 हो गए। ठीक है, तो PCl5 की संरचना को देखते हुए अब हम ये बता सकते हैं कि फास्फोरस को हमने केंद्र में क्यों रखा, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम, और क्लोरीन को बाह्यतम क्यों रखा, विद्युत ऋणता ज्यादा। तो उनको आप बाहर की तरफ करके और इस तरह से बता सकते हैं। H2O में ऑक्सीजन जो है वो अपवाद होता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी केंद्र में नहीं रखा जाता। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को केंद्रीय परमाणु के चारों ओर शेष परमाणु के साथ में सर्वप्रथम एकल बंध बनाया जाए। तो सबसे पहले उनको एकल बंध से बनाया जाए। तो अब जैसे PCl5 का बंध बनाना है तो फास्फोरस को एक एक बॉन्ड से तो आप बता दीजिए, ये Cl Cl Cl, ये इस प्रकार से। ठीक है, सबके साथ एक एक बंध बना देते हैं।
और अब एक एक बंध जब आपने केंद्रीय परमाणु से इसको एकल बंध से इसको शो कर दिया है, तो एकल बंध बनाने के बाद में अगर इलेक्ट्रॉन शेष रह गए हों, ठीक है ना, तो फिर उसमें द्वि अथवा त्रिबंध बनाए जाएंगे जिसके साथ अन्य परमाणु का अष्टक भी पूर्ण हो जाए। अब फास्फोरस में देखिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, और 5 इलेक्ट्रॉन के साथ में संयोजक कक्ष के कितने 7 × 5, तो ये 5 है ना क्लोरीन के, तो हो गए 35 और 5 ये हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 40। तो 40 जो है ना वो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 40 इलेक्ट्रॉन में से क्लोरीन के साथ में ये जो बाकी के जो ये भरे हुए हैं ये क्लोरीन के, तो इस तरह से इसको बनाया जाएगा, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे फास्फोरस में, पहले कितने थे 5 थे, 5 में 5 × 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 40, ये 40 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 40 इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन सभी क्लोरीन के पास हैं, तो हो गए 30, राइट। और 30 के बाद में अब फास्फोरस के अंदर जो है वो इसका क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 10, तो हो गए 30 + 10, तो हो गए 40। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये बनाने की जो है अब ये सब अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। अब इसमें जो है ना फॉर्मल चार्ज कैसे निकालें आप, इसका फॉर्मल चार्ज, द फॉर्मल चार्ज इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, केंद्रीय परमाणु में, तो बहुपरमाणुीय आयनों में आवेश किसी एक परमाणु पे न होकर के पूरे परमाणु उस पूरे आयन पर होता है। ऐसे आयनों में प्रत्येक एकल परमाणु पर आवेश को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो अणु में उपस्थित परमाणुओं पर एकल आवेश को उसका फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश बनाया जाता है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो आप देखिए आपकी फॉर्मल चार्ज जो है Fc, इसको फॉर्मल चार्ज बोलेंगे, तो = स्वतंत्र परमाणु के संयोजक कक्ष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये संयोजक कक्ष के इलेक्ट्रॉन है जिस परमाणु का फॉर्मल चार्ज निकालने जा रहे हैं। उसके बाद इसके वैलेंस शेल में जो अनाबंदी है अर्थात नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस इसको हाफ करके, और ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये इसके निकालने का तरीका है। अब जैसे देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि CO3 - 2, ठीक है, कार्बन में, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कार्बन के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालो, इसमें 3 तो ऑक्सीजन के हैं और एक जो है वो कार्बन का है, तो कार्बन के अंदर जो है आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये कार्बन के लिए है, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, और जो नॉन बॉन्डेड इसमें 0 है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसमें उपयोग में आ जाते हैं, और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 8, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो बन जाएगा 0। तो इसका आधा कीजिए, 4 हो गए, 4 में से माइनस कर दीजिए इसमें, तो ये आपके बन जाएंगे 0, ये इस प्रकार से। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में भी आपको अलग अलग ऑक्सीजन, 3 अलग अलग ऑक्सीजन है इसके, तीनों ऑक्सीजन, तो तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज अलग अलग बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो तीनों के अंदर आप ये 6 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक ऑक्सीजन के संयोजक कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ऑक्सीजन 1 में क्या था कि इसमें जो नॉन बॉन्डेड है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसके बाद फिर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 2, तो इसका हो गया -1। दूसरा ऑक्सीजन जो होता है इसमें भी सिमिलर यही स्थिति आती है, × 2, ये भी -1। लेकिन बाकी के जो ये तीसरा ऑक्सीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और ये -2 × 4, तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज हो गया आपका 0। तो तीनों ऑक्सीजन का जो व्यवहार है ना वो अलग अलग है।
एक का तो है -1, दूसरे का भी यहाँ पे -1, दोनों ऑक्सीजन सिमिलर हो गए, और तीसरा ऑक्सीजन जो है ना वो 0 चार्ज का होता है। तो इस तरह से आप कार्बोनेट के अंदर इसके आयन को स्ट्रक्चर को बता सकते हैं। तो टोटल चार्ज इस पर अब कितना हो जाएगा, तो 0 तो उसमें है ही है, उसमें -1 -2 जोड़ दीजिए +0, तो टोटल मिला के -2 इसका टोटल फॉर्मल चार्ज हो गया। क्योंकि कार्बोनेट आयन का आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना है, तो -2, ठीक है। कार्बन का फॉर्मल चार्ज कितना है, 0, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 का चार्ज कितना है, -1, और ऑक्सीजन 3 का चार्ज हो गया 0। ये निकालने का तरीका है, ठीक है। अब इसमें एक ऑक्सीजन ओजोन की स्ट्रक्चर को जो है वो आप और देख लीजिए। ओजोन O3, O3 के अंदर जो है लुईस संरचना ऑक्सीजन इसकी बनाई जाए, सॉरी इसके कार्बोनेट की और इसके नई कार्बोनेट की, तो ये 2 ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। इन सभी के अंदर जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन के अंदर ऊपर की तरफ आप देखते हैं ये ऑक्सीजन नंबर 3 है, और ये O1 और ये ऑक्सीजन नंबर 2 हो गया। तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग में है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के, 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग के। इसमें नॉन बॉन्डिंग हो गए 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर कैसे हैं, ये आपके बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये। तो ये कार्बोनेट की जो है वो आपको स्ट्रक्चर बताइए, लुईस स्ट्रक्चर कार्बोनेट के लिए। कोवलेंट बॉन्ड के सामान्य लक्षण, गैस और द्रवावस्था इनमें पाई जाती है, और ये वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं, अर्थात इनमें वांडरवाल फोर्सेस होता है। अब दूसरा इनका गुण जो है वो है आपका इनका कि बंध दिशात्मक होते हैं। आयनिक जो बॉन्ड होते हैं वो अदिशात्मक हैं, और ये जो बॉन्ड है वो दिशात्मक है। इनकी जो आकृति है वो एक निश्चित त्रिविम आकृति में होती है, इसलिए इनमें समावयवता का गुण भी पाया जाता है। आयनिक यौगिकों में समावयवता लगभग नगण्य नहीं है, यहाँ पे समावयवता होगी, और इनकी एक निश्चित त्रिविम आकृति होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे CH4, तो CH4 की जाना वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या बन गए, टेट्राहेड्रल। CH4 एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये एक सहसंयोजक गुण है, सहसंयोजक यौगिक है, और इसकी जो संरचना है वो ये टेट्राहेड्रल है, ये CH4, ठीक है। ये चतुष्फल की संरचना में होता है। तो एक निश्चित त्रिविम इनकी आकृति होती है, इसलिए दिशात्मक हो गए। तीसरा इनका गुण होता है कि ये वाष्पशील प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनका गलनांक और क्वथनांक जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो अपेक्षाकृत लेस अर्थात कम होते हैं। तो ये कम होने के कारण क्या है, तो हम बताएंगे कि इसमें आयनिक आकर्षण तो होता नहीं आयनिक यौगिकों की तरह से, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो आकार में भी थोड़े बड़े होते हैं, और इनमें जो आकर्षण बल है वो दुर्बल होता है, और दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक आपके अपवाद जरूर बनेगा, वो डायमंड हीरा से है, उसका गलनांक जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें जो चतुष्फल की उसकी जो संरचना है वो उसमें कुछ एक विशेष गुण आ जाता है, कॉम्पैक्ट अर्थात सघन चतुष्फल की है, ये उसके अंदर आप बताएंगे। तो ये यौगिक वाष्पशील। नंबर 4, ये अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायक अर्थात इनके जो सॉल्वेंट है ना, ये सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, ये नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर का मतलब जैसे कि ईथर, ठीक है, एल्कोहल, ये नॉन पोलर हैं, तो ईथर और एल्कोहल के अंदर ये डिसॉल्व होंगे। जैसे अब आयोडीन है, तो आयोडीन एक सहसंयोजक यौगिक है, वो जल में नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि जल जो है वो पोलर नेचर का है, और आयोडीन को अगर आप एल्कोहल में या बेंजीन में या ईथर में घोलोगे तो वो घुल जाएगी। क्यों घुल जाएगी, क्योंकि ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर इनमें विलायक में ये विलय होते हैं। विद्युत के ये कुचालक हैं, विद्युत के
कुचालक है, क्योंकि इनमें जो शेयर्ड पेयर होता है वो दोनों नाभिकों के मध्य स्थित होता है, इसलिए उस पर जो है वो नाभिक के अंकुश होता है वो बंधित होते हैं, वो फ्री नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फिर वो विद्युत का चालन किस प्रकार करेंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रिकली जो है वो बैड कंडक्टर अर्थात कुचालक होते हैं। इनकी अभिक्रिया आणविक और धीमी गति से होती है, ठीक है, मॉलिक्यूलर नेचर के, क्योंकि इन पे कोई आवेश, कोई आंशिक आवेश इनमें नहीं होता, इसलिए ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी जो रिएक्शन है वो स्लोवर होती है, धीमी गति की होती है, और ये सभी रिएक्शन मॉलिक्यूलर होती है, अर्थात इसमें अणु जो है वो सीधे ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आपने देखा होगा कि जबकि हम दूसरी तरफ बात करें तो ये जो आयनिक यौगिक हैं इनमें क्या है कि पहले आयन बनते हैं उसके बाद यौगिक बनते हैं, लेकिन कोवलेंट मॉलिक्यूल में सीधे ही अणु अभिक्रिया करके और उत्पाद बना देते हैं, उनके मध्यवर्ती कोई स्पीशीज नहीं होती है, इसलिए ये सभी जो है वो आणविक और धीमी गति के होंगे। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है।